हेलो गाइस, गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर में कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं केवल उत्तल सतह से अपवर्तन को डिस्कस कर पाया था, अवतल सतह से रह गया था। हालांकि ये जो अवतल सतह से अपन अपवर्तन डिस्कस करेंगे ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, बुक में भी नहीं है, लेकिन जब हम लेंस पढ़ेंगे तो उसमें दोनों ही प्रकार की सतह का उपयोग किया जाता है। इसलिए आज वाले सेशन में हम अवतल सतह से अपवर्तन को समझेंगे। उसके साथ ही लास्ट लेक्चर में मैंने एक इक्वेशन डिराइव की थी जो कि यूनिवर्सल इक्वेशन थी, तो उस यूनिवर्सल इक्वेशन की वैलिडिटी भी अपन साथ साथ में चेक कर लेंगे। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और जितने भी पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है उनको डाउनलोड करके जल्दी से जल्दी अपना फेयर काम शुरू कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास हमने कल उत्तल सतह से तो डिस्कस कर लिया था, आज अवतल सतह से डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक अवतल सतह है इस प्रकार के, और इसका अपन नाम दे देते हैं से ए बी एंड सी। ठीक है, और इसके इधर जो है वो ग्लास है, मतलब ग्लास वाला मीडियम है, पूरा ग्लास है मतलब सघन माध्यम है। तो इधर वाला ग्लास है, इसका अपवर्तनांक मैं n2 मान लेता हूँ और ये ग्लास है गाइस। ठीक है, और इधर वाले माध्यम का अपवर्तनांक n1 है और ये एयर है गाइस। ठीक है, साथ ही हम क्या है इसका अभिलंब बना देते हैं। तो ये मैं इसका बना देता हूँ अभिलंब, ये बना देते हैं इसका अभिलंब, ये बना दिया गाइस मैंने इसका अभिलंब। ठीक है, ये अभिलंब जो है इस बिंदु को अपन n कह देते हैं और अभिलंब इसके वक्रता केंद्र से हो जाता है, इसको c कह देते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई प्रकाश की जो किरण है वो इस अभिलंब पर आपतित होती है इस प्रकार से। तो अभिलंब और इस आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे अपन कहते हैं आपतन कोण I। ठीक है, ये आ जाएगा आपतन कोण I। जानी तो ये किरण क्या चाहिए थी, सीधी, लेकिन चूंकि किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो अभिलंब की तरफ झुकेगी, तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी इस प्रकार से। तो ये अपवर्तित किरण आ जाएगी। अपवर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है गाइस उसे अपन कहते हैं अपवर्तन कोण R। इस अपवर्तित किरण को आगे की तरफ अगर मैं बढ़ाऊं तो ये मुख्य अक्ष को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगी, प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो वहां पे कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो इसको पीछे की तरफ अपन बढ़ा देते हैं। तो मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ा देता हूँ गाइस, ये मैंने पीछे की तरफ बढ़ा दिया। जहां पे ये मुख्य अक्ष को कट करेगी वहां पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, मतलब इमेज I बनेगी। ठीक है, अब इस n से मैं इस मुख्य अक्ष पर वापस एक डाल देता हूँ लंब, और इस लंब का नाम दे दिया मैंने n। ठीक, अब ये वाला जो एंगल है इसे कह देते हैं अल्फा, इस वाले को कह देते हैं बीटा, इस वाले को कह देते हैं गामा। ठीक है, अब देखिए अगर ये वाला एंगल मेरे पास स्मॉल r दिख रहा है, ये वाला, तो ये वाला एंगल भी मेरे पास क्या आएगा, स्मॉल r, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने के कोण है तो बराबर होंगे। क्लियर, तो वापस जो अपन ने कल प्रोसेस किया था वही प्रोसेस आज वापस दोहराते हैं। tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा ज्ञात करेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा tan ऑफ अल्फा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ये रहा अल्फा, तो ये इसका लंब और ये इसका आधार। लंब तो है mn, आधार है ON, तो ये आ जाएगा mn अपॉन ON। इसी तरह से हम ज्ञात करेंगे tan बीटा, ये रहा मेरे पास बीटा, इसके लिए भी लंब तो है mn, आधार है in, तो ये आ जाएगा mn अपॉन in। इसी तरह से हम ज्ञात करेंगे tan गामा, तो गामा ये रहा मेरे पास, इसके लिए लंब है mn, आधार है cn, तो ये आ जाएगा mn अपॉन c। हमने डिस्कस किया था कि ऑप्टिक्स में सारे एंगल छोटे होते हैं, तो tan थीटा को सीधा थीटा लिख सकते हैं, मतलब इसको सीधा क्या लिखेंगे अल्फा, इक्वेशन फर्स्ट, इसको सीधा लिखेंगे बीटा, इक्वेशन सेकंड, और इसको सीधा लिखेंगे गामा, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, यहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि बहिष कोण का मान किसी भी त्रिभुज में अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। तो ये वाला त्रिभुज दिखेगा इस OMC, ये वाला पूरा त्रिभुज दिख रहा है, इसमें ये गामा बहिष कोण है, तो इस बहिष कोण का मान अल्फा और इस पूरे वाले एंगल I के योग के बराबर आएगा। तो त्रिभुज OMC में बहिष कोण कौन सा दिख रहा है, गामा, तो इस गामा का मान अंतराभिमुख कोण अल्फा और प्लस ये वाला अंदर वाला कोण दिख रहा है I के योग के बराबर। यहाँ से अगर I का मान निकालूं तो ये अल्फा इसके प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा I बराबर, गामा की जगह मेरे पास क्या वैल्यू दे रखी है, गामा की जगह है mn अपॉन cn, माइनस अल्फा की जगह क्या वैल्यू दे रखी है, ये आ जाएगा mn अपॉन on। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। ठीक, सिमिलरली ये वाला त्रिभुज देखिए IMC, ये वाला त्रिभुज, इसमें भी ये गामा बहिष कोण है, तो इस बहिष कोण का मान अंतराभिमुख कोण बीटा और इस r के योग के बराबर है। तो त्रिभुज IMC में
बहिष कोण कौन सा है, गामा। तो गामा का मान इस बीटा और प्लस इस स्मॉल आर के योग के बराबर। यहाँ से स्मॉल आर निकाले तो यह आ जाएगा गामा माइनस बीटा। क्लियर। यहाँ से आर बराबर गामा की वैल्यू भी मुझे दे रखी है, गामा की वैल्यू कितनी है, यह आ जाएगा mn अपॉन cn, और माइनस बीटा का मान भी मेरे को दे रखा है, वो है mn और अपॉन in। इसे दीजिए इक्वेशन नंबर 5। क्लियर। अब हमने पढ़ा है कि जब भी अपवर्तन के बारे में हम डिस्कस करेंगे हमेशा स्नेल लॉ पढ़ेंगे। तो स्नेल्स लॉ बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम कहता है कि साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर का जो मान है वो हमेशा दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर आएगा। जब भी एंगल छोटा होता है तो टेन थीटा को भी अपन थीटा लिखते हैं, तो साइन थीटा को भी थीटा लिखेंगे। ये सीधा आ जाएगा आई अपॉन आर बराबर एन टू अपॉन एन वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एन वन आई बराबर एन टू आर। यहाँ से देखिए आई का मान तो है इक्वेशन 4 में और आर का मान है इक्वेशन 5 में, मान रख देते हैं तो यह आ जाएगा एन वन, आई का मान आ जाएगा एम एन अपॉन सी एन माइनस एम एन और अपॉन ओ एन इज इक्वल टू एन टू, और आर का मान आ जाएगा ये वाला, तो मेरे पास है एम एन अपॉन सी एन माइनस एम एन और अपॉन आई एन। ठीक है। ठीक है, सब में एम एन कॉमन है तो कॉमन लेके काट देता हूँ, साथ ही एन वन और एन टू को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एन वन को इससे मल्टीप्लाई किया एन वन अपॉन सी एन माइनस एन वन अपॉन ओ एन इज इक्वल टू एन टू को अंदर मल्टीप्लाई किया एन टू अपॉन सी एन माइनस एन टू अपॉन आई एन। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये जो माइनस में है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी माइनस है, ये इधर ले आता हो तो ये आ जाएगा एन टू अपॉन आई एन माइनस एन वन अपॉन ओ एन इज इक्वल टू ये ऐसा का ऐसा एन टू अपॉन सी एन, और ये इधर गया तो माइनस एन वन अपॉन सी एन। क्लियर। यहाँ से अपन लिख लेंगे एन टू अपॉन आई एन माइनस एन वन अपॉन ओ एन इज इक्वल टू वन अपॉन सी एन, दोनों में कॉमन है तो ये आ जाएगा एन टू माइनस एन वन अपॉन सी। अब इन सब की वैल्यू पुट अप कर देते हैं गाइस। तो वैल्यू किस तरह से पुट अप करेंगे, देखिए ओ एन यहाँ से यहाँ तक मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी को यू कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है, उसको वी कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं। मैंने बताया कि जो भी दूरी मापते हैं वो हमेशा सेंटर पॉइंट से मापते हैं, यानी बी से मापेंगे। और दूरी जो है ये सारी दूरियां मापने के लिए हमें इस साइड आना पड़ेगा, बी से। अगर आर मापना है तो भी इधर आना पड़ेगा, अगर वी मापना है तो भी बी से इधर आना पड़ेगा, और ये यू मापना है तो भी बी से इधर आना पड़ेगा। आपतित किरण जो है वो इस दिशा में आ रही है, देखिए आपतित किरण इस दिशा में, और ये सारी की सारी दूरियां जो है वो आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापनी पड़ेगी। मतलब ये सारी दूरियों को अपन क्या लेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए आई एन की जगह अपन क्या पुट करेंगे, आई एन की जगह है वी, यहाँ पर आ जाएगा वी की जगह माइनस वी। तो मैं क्या लिखूंगा, यह आ जाएगा एन टू अपॉन माइनस का वी, फिर माइनस बिल्कुल माइनस एन वन अपॉन ओ एन, ओ एन है मेरे पास कितना u, लेकिन ये भी क्या आएगा माइनस, बराबर एन टू माइनस एन वन और अपॉन सी एन, सी एन भी मेरे पास कितना आर, वो भी कौन सा माइनस। इस पूरे को वापस में माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पूरा आ जाएगा एन टू अपॉन वी, माइनस माइनस प्लस था वापस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो एन वन अपॉन यू और बराबर एन टू माइनस एन वन अपॉन आर। यही इक्वेशन मैंने वहां पर भी फाइंड आउट की थी जो कि यूनिवर्सल इक्वेशन है। मतलब हमने जो उत्तल सतह से अपवर्तन पढ़ा था उसमें जो यूनिवर्सल इक्वेशन अपन ने फाइंड आउट की थी वो सभी प्रकार की सतहों के लिए वैलिड है। अगर मैं इस पूरे में n1 का भाग दे देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा n2 अपॉन n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन n1 अपॉन u बराबर n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1 और अपॉन r। n2 अपॉन n1 को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं n21, यानी कि आ जाएगा n21 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर n21 माइनस 1 अपॉन r। ये भी वही यूनिवर्सल इक्वेशन है जो अपन ने कल फाइंड आउट की थी। तो इससे हमें उस यूनिवर्सल इक्वेशन की वैलिडिटी के बारे में पता चलता है कि जो यूनिवर्सल इक्वेशन अपन ने फाइंड आउट की थी वो सभी प्रकार की सतहों के लिए वैलिड है गाइस। आराम से देख लीजिए इस इक्वेशन को, ये सेम वही इक्वेशन है जो अपन ने कल फाइंड आउट की थी। ठीक है गाइस, तो अब हम डिस्कस करते हैं लेंस के बारे में कि लेंस से अपवर्तन किस प्रकार से होता है। तो उसमें हम इन दोनों ही सतहों का उपयोग करेंगे। तो इस पूरे को मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, चलिए
ये अभी जो मैंने पढ़ाया वो आपकी बुक में नहीं है, नहीं आपके सिलेबस में है, तो आप इसको वीडियो लेक्चर से ही लिखिएगा, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है लेंस से अपवर्तन, या पहले अपन लेंस को ही डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद लेंस से अपवर्तन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लेंस बेसिकली क्या होता है। लेंस की बहुत करेक्ट डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसकी या तो एक या फिर दोनों ही सतह वक्रीय होनी चाहिए, ठीक है। सो इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये एक पारदर्शी माध्यम होता है, ये एक पारदर्शी माध्यम है, ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसकी एक या फिर दोनों सतह गोलीय हो। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसकी या तो एक सतह गोल होनी चाहिए या फिर दोनों ही सतह गोल होनी चाहिए। तो समझिए पारदर्शी माध्यम से मेरा क्या मतलब कि मेरे पास मान लेते हैं कांच का एक स्लैब है, ठीक है। कांच का स्लैब है मतलब ये पारदर्शी तो है, बिल्कुल सर पारदर्शी है, लेकिन इसकी न तो ये सतह गोल है न ये सतह गोल है, तो ये लेंस नहीं है। मान लेते हैं मेरे पास इस प्रकार की कोई स्ट्रक्चर है कांच की, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कांच है इसलिए ये पारदर्शी तो है, बिल्कुल पारदर्शी है, और इसकी एक सतह गोल भी है, तो ये लेंस है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस प्रकार की लेंस की, तो देखिए यहाँ पर भी ये कांच का है मतलब पारदर्शी है, बिल्कुल है, और इसकी एक सतह गोल है मतलब ये भी लेंस है। यहाँ पर अपन बात करें ये वाला, तो इसमें देखो ये भी पारदर्शी है और इसकी दोनों ही सतह गोल है मतलब ये भी लेंस है। इसकी अपन बात करें तो यहाँ पर भी ये पारदर्शी है और इसकी दोनों सतह गोल है मतलब ये भी लेंस है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए ये भी पारदर्शी है और इसकी भी दोनों सतह गोल है मतलब ये भी क्या है, लेंस। तो लेंस की डेफिनेशन ये कहती है कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसकी एक या फिर दोनों ही सतह क्या होती है, गोल होती है, तो उसे अपन लेंस कहते हैं। तो मोटे मोटे स्तर पर हम यहाँ पे दो ही लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली लेंस कितने प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के हो सकते हैं। हम कुछ लेंसों के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए इस वाले लेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला, इसे अपन कौन सा लेंस कहते हैं, इसे अपन कहते हैं समतलोत्तल। समतल और उत्तल तो समतलोत्तल, इस लेंस को क्या कहते हैं, समतल उत्तल तो समतलोत्तल, ठीक है। ये वाला क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा दोनों साइड में उत्तल है मतलब उभय उत्तल, तो इसे कहते हैं उभयोत्तल, ठीक है। इस प्रकार से ये वाला लेंस कौन सा आ जाएगा, देखिए इधर वाला है समतल, इधर वाला है अवतल, तो इसे कहते हैं कौन सा, समतलावतल, ठीक है। समतल अवतल समतलावतल। इसी प्रकार से इस वाले लेंस की बात करें तो दोनों साइड में अवतल है, दोनों साइड में अवतल है, तो इसे अपन कहेंगे उभयावतल, ठीक है। इस लेंस को अपन उत्तल लेंस भी कहते हैं नॉर्मल बोलचाल में, और इसे अवतल लेंस भी कहते हैं। इसे अपसारी भी कहते हैं, अभिसारी, और इसे अपसारी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे अभिसारी भी कहते हैं। अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा करने वाला, मतलब इससे हमेशा जो प्रकाश की किरणें हैं वो सिकुड़ती है, ये इनको केंद्रित करता है, और इसे अपसारी कहते हैं, मतलब ये फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी कहते हैं। तो वैसे लेंस बहुत तरह के हो सकते हैं अपने अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पे दो ही प्रकार के लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो है गाइस उत्तल लेंस, जिसे अपन इंग्लिश में कॉन्वेक्स कहते हैं, कॉन्वेक्स उत्तल लेंस, और एक जो है हम डिस्कस करेंगे वो है अवतल लेंस, ठीक है, जिसे अपन कॉनकैव कहते हैं, कॉनकैव, जिसे हिंदी में अपन कहते हैं अवतल। इसे अभिसारी भी कहते हैं, ठीक है, मैं बता चुका, इसे अपन कहते हैं अभिसारी और इसे अपन कहते हैं अपसारी लेंस, ठीक है। अब देखिए इसकी अगर डेफिनेशन देने जाए तो बीच में से तो ये मोटा है और किनारों से क्या है, पतला। इसकी डेफिनेशन बीच में से तो ये पतला है और किनारों से क्या दिख रहा है, मोटा। तो ये मोटे मोटे तौर पे हम दो ही लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हम ये जान लेते हैं कि किसी लेंस से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। ये लेंस के बारे में केवल ओवरव्यू था, हम लेंस से प्रकाश के अपवर्तन को पहले समझेंगे और फिर उससे इमेज फॉर्मेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक जो हमारा है वो है लेंस से प्रकाश का अपवर्तन। लेंस से प्रकाश का अपवर्तन, लेंस से प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। पहले अपन एक डायग्राम देख लेते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है वो है लेंस से प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। इसको समझ लेते हैं गाइस। देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक लेंस है जो कि उत्तल लेंस है, ठीक है, पतला सा लेंस है और ये उत्तल लेंस है, और थोड़ा इसको मैं मोटा बना देता हूँ ताकि आप इसको समझ पाएंगे आराम से ना। तो मैं इसको थोड़ा मोटा बना देता हूँ। ये मान लेते हैं मेरे पास एक उत्तल लेंस है और इससे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनना समझते हैं। मान लेते हैं ये वस्तु ओ रखी है, ठीक है। तो वस्तु से चलकर जाने वाली प्रकाश की जो किरण है, ये ए बी सी और ये डी पोर्शन,
वो इस लेंस से अपवर्तित होगी और अपवर्तित होने के बाद इसका जो प्रतिबिंब है वो हमें आई पे प्राप्त होगा। ये इसमें इसका अपवर्तन हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे अपवर्तन दो बार होता है। पहले प्रकाश की किरण किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है, एयर से ग्लास के अंदर जा रही है, तो यहाँ इस ए बी सी से इसका अपवर्तन होगा। दूसरी बार प्रकाश की किरण किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है वापस, तो उस स्थिति में इसका अपवर्तन होगा ए डी सी से। तो पहले ये उत्तल सतह से अपवर्तन होगा और दूसरी बार इसका अवतल सतह से अपवर्तन होगा। तो हम इसको दो भागों में स्प्लिट कर देते हैं, दो भागों में इसके टुकड़े कर देते हैं। समझिए मेरी बात आराम से। पहले अपन कौन सी सतह से अपवर्तन को डिस्कस कर लेते हैं, पहले अपन इस ए बी और सी से, तो ए बी सी इस सतह से अपवर्तन को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके इधर जो है वो पूरा ग्लास भरा हुआ है, मतलब कौन सा माध्यम है, सघन, और इसका अपवर्तनांक है n2, और इधर एयर है तो इसका अपवर्तनांक क्या है, n1। ठीक है, और ये इसका अपन बना लेते हैं अभिलंब। तो ये मेरे पास आ गया इसका अभिलंब जो कि C1 पे है। ठीक है, तो प्रकाश की जो किरण है O से जागने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो कुछ इस प्रकार से जाएगी। किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है, वो जा रही है विरल से सघन। तो ये जो अभिलंब है इससे पास आएगी या दूर जाएगी, पास आएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर ये इसका प्रतिबिंब बनना चाहिए I1। ये प्रतिबिंब केवल तब बनता जब हमारे पास केवल एक ही गोलीय सतह होती, कौन सी, ए बी सी। मतलब समझिए, अगर मेरे पास ये सतह नहीं होती, एक बार के लिए समझ लीजिए कि मेरे पास ये सतह नहीं है, तो इस स्थिति में ये प्रतिबिंब I1 पर नहीं बनके इसका प्रतिबिंब मेरे पास कहाँ पे बनता, सीधे ही सतह से अपवर्तन होने के बाद इसका प्रतिबिंब मेरे पास कहाँ बनता, I1 पर बनता, ये होता। लेकिन हमको पता है कि यहाँ पे ये सतह है, यहाँ पर ये सतह है, मतलब इसका प्रतिबिंब I1 पर नहीं बन सकता, क्योंकि जब ये वापस इस सतह से बाहर आएगी तो इसका ADC से भी अपवर्तन होगा, और जब इसका ADC से अपवर्तन होगा तो इसका प्रतिबिंब यहाँ नहीं बनेगा बल्कि कहीं और बनेगा। तो होगा क्या गाइस, इसका मतलब इसका ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये प्रतिबिंब इस सतह के लिए वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, तो इस सतह से अपन अपवर्तन को देख लेते हैं। इस सतह से अपवर्तन कुछ इस प्रकार से होगा। कैसे, देखिए, इसके इधर मान लेते हैं पूरा ग्लास भरा हुआ है, तो कौन सा माध्यम है, ये माध्यम है N2 और ये है N1 जिसका अपवर्तनांक कम है। ठीक है, यहाँ पर एक अभिलंब और बना देते हैं अपन, ये मान लेते हैं इसका अभिलंब है जिसको अपन कह देते हैं C2, ये इसका अभिलंब है। ठीक है, अब ये जो प्रकाश की किरण सीधी जा रही थी, ये सीधी जा रही थी, लेकिन ये सीधी नहीं जाएगी, बल्कि जब ये वापस किस माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से क्या हटेगी, दूर। तो ये जो किरण सीधी जाती हुई हमें दिख रही थी, जो I1 पर प्रतिच्छेद हो रही है, I1 पर जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, ये किरण जो सीधी जा रही थी ये सीधी न जा करके ये अभिलंब से क्या हटेगी, दूर हटेगी, क्योंकि ये किस माध्यम से किस माध्यम में आ रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो अभिलंब से क्या हटेगी, दूर हटेगी। अभिलंब से दूर, ये रहा अभिलंब, तो अभिलंब से दूर हटेगी, ये अभिलंब से दूर हटेगी, तो यहाँ कहीं पे प्रतिच्छेद करेगी और यहाँ पे हमें वस्तु का फाइनल प्रतिबिंब प्राप्त होगा जो कि I पर मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा गाइस, I। तो ये वाला तो है मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और ये पूरा जो एंगल बनेगा वो बनेगा R। इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ। ठीक है, तो पूरी बात को एक बार वापस समझ लीजिए। ये कौन सी सतह बनाई है मैंने, ये सतह मैंने बनाई है A, D और C। तो किस प्रकार से, पहला जो अपवर्तन होगा इस वस्तु का, जो पहला वस्तु से चलकर जाने वाली किरणें पहले A, B, C सतह से अपवर्तित होगी, जिसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, I1 पर बनना चाहिए था। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक सतह ADC एक्स्ट्रा अवेलेबल है, ADC, तो ये प्रतिबिंब जो है वो एक वस्तु का कार्य करेगा इस सतह के लिए, और इसका फाइनल प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, I पे। क्योंकि देखिए ये किरण सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही, तो अभिलंब से दूर हटेगी और यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी, यहाँ पे वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये पूरा लेंस से प्रतिबिंब जो है वो दो चरणों में बनता है, पहले ABC सतह से और फिर ADC सतह से। तो हमने इन दोनों के लिए इक्वेशन फाइंड आउट की थी, यूनिवर्सल इक्वेशन। उसमें हमने क्या देखा था गाइस, पहले मैं सतह ABC से बात कर लेता हूं। तो सतह ABC के लिए, सतह ABC के लिए, तो हमने कल फाइंड आउट किया था ABC के लिए, क्या फाइंड आउट किया था, वो आया था N1/OB प्लस N2/BI1 इज इक्वल टू N2 माइनस N1/D BC1। ठीक है, देखिए वहां पे अपन ने क्या फाइंड आउट किया था, वहां था N1 नीचे वस्तु थी, यहाँ देखिए N1, और वस्तु की इससे जो दूरी है वो है OB। फिर है N2 के नीचे प्रतिबिंब की दूरी, N2 के नीचे प्रतिबिंब की दूरी है BI1, तो N2 के नीचे प्रतिबिंब की दूरी BI1। फिर क्या आता था N2 माइनस N1 और वक्रता त्रिज्या, तो N2 माइनस N1 और इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, BC1, तो इसको BC1 मैंने लिख लिया। ये सतह कौन से, ABC के लिए। इसी प्रकार किस सतह की बात करेंगे, ADC के लिए, तो सतह
ए डी सी के लिए, सतह ए डी सी के लिए अगर अपन बात करें तो यहाँ देखिए पहले क्या दिख रहा है N2, तो हम लिखेंगे N2। N2 के नीचे क्या वस्तु है? नहीं है। N2 के नीचे वस्तु नहीं है बल्कि वस्तु उधर है, और वस्तु ये है मेरे पास, क्योंकि मैंने बताया ये वस्तु की तरह कार्य करेगी जिसका प्रतिबिंब ये बनेगा। तो N2 के नीचे वस्तु नहीं है, उसकी विपरीत दिशा में, तो उसको दर्शाने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? माइनस के। इसके नीचे नहीं है बल्कि उसकी विपरीत दिशा में है, और उस वस्तु की दूरी कितनी है? di1। तो वस्तु की दूरी अपन लिख लेंगे यहाँ पे di1 प्लस n1। n1 के नीचे प्रतिबिंब है, बिल्कुल है, कितना है? di1। तो n1 के नीचे प्रतिबिंब की दूरी di बराबर n2 माइनस n1, और इस सतह की वक्रता त्रिज्या कितनी है? इस सतह की वक्रता त्रिज्या है dc2, तो ये आ जाएगा dc2। इसको दे दिया मैंने समीकरण 2। हम क्या करते हैं गाइस? समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा n1 अपॉन OB प्लस n2 अपॉन BI1 माइनस n2 अपॉन DI1 प्लस n1 अपॉन DI इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन dc1, और प्लस इसमें n2 माइनस n1 अपॉन dc2। इन इक्वेशन को अपन ने जोड़ दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये मानते हैं कि सिंस लेंस जो है वो पतला है, लेंस थोड़ा पतला है, अगर लेंस पतला है तो इसका मतलब B और D के बीच की ये जो दूरी है वो नेग्लिजिबल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि B से लेके D1 तक की दूरी जो है, ये वाली इक्वेशन में देखिए, B और D को एक ही पॉइंट मान सकते हैं। इस स्थिति में BI1 का मान DI1 के क्या आएगा? बराबर। इस स्थिति में BI1 का मान लगभग DI1 के बराबर आएगा, और अगर BI1 DI1 के बराबर आएगा तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, एक प्लस है एक माइनस है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इस स्थिति में मेरे पास क्या आ जाएगा? n1 अपॉन OB और प्लस n1 अपॉन DI इज इक्वल टू n2 माइनस n1, दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो n2 माइनस n1 कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा? dc1 और प्लस 1 अपॉन dc2। क्लियर? मैं यहाँ इस सब में n1 का भाग दे देता हूँ गाइस, ठीक है। तो n1 का अपन भाग दे देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा n1 अपॉन n1 अपॉन OB प्लस n1 अपॉन n1 अपॉन DI इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1 और इंटू 1 अपॉन BC1 प्लस 1 अपॉन DC2। n1 अपॉन n1 1 हो जाएगा, यह आ जाएगा 1 अपॉन OB प्लस 1 अपॉन DI इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 को कहते हैं दूसरे का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक n21, तो ये n21 माइनस 1, और ये आ जाएगा 1 अपॉन BC1 प्लस 1 अपॉन DC2। क्लियर? इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं सबकी, तो बिल्कुल वैल्यू पुटअप कर देते हैं। अब देखिए OB जो है, OB कहाँ दिख रहा है मेरे पास? ये रहा OB, ये रहा OB। OB जो है उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन कहते हैं वस्तु की दूरी, जिसे U से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अपन वैल्यू पुटअप कर देते हैं सारी। मैं इन दोनों को रफ कर देता हूँ क्योंकि इनका अभी कोई विशेष काम नहीं रह गया, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक। तो इसको मैंने कर दिया रफ। ये मेरे पास आ जाएगा OB की वैल्यू, देखिए OB कितना है? U। DI की वैल्यू देखिए, DI जो है वो किससे किसकी दूरी है? वो प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है। BC1 जो था मेरे पास, अभी मैंने जो डायग्राम में बनाया था BC1, ये मेरे पास पॉइंट था। देखिए मैं डायग्राम को वापस थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरे पास था A, B और C, और यहाँ मैंने C1 लिया था। तो BC1 जो वक्रता त्रिज्या R1 थी, और दूसरी जो मैंने ली थी वो थी ADC, यहाँ मैंने C2 लिया था। तो C2 जो है वो वक्रता त्रिज्या R2 थी, ठीक है। दोनों को अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए OB की वैल्यू तो मेरे पास कितनी है? U। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन OB की जगह क्या आ जाएगा? U प्लस DI की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा? V। तो ये मेरे पास आ जाएगा DI की जगह 1 अपॉन V इज इक्वल टू n21 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? BC1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? वक्रता त्रिज्या R1 के बराबर, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन R1 और प्लस DC2 का मान कितना? 1 अपॉन R2। अब ये प्लस आएगा या माइनस, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने बात करी थी जो भी दूरी आपतित किरण की दिशा में ली जाती है वो हमेशा प्लस होती है, आपतित किरण की विपरीत दिशा में माइनस होती है, ठीक है। तो देखिए आपतित किरण जो है वो इस दिशा में जा रही है, वस्तु से इस दिशा में, राइट साइड में। जो भी दूरी मापते हैं वो केंद्र बिंदु से मापते हैं। अगर U मापना होगा तो मैं केंद्र बिंदु से इस दिशा में आऊंगा, मतलब आपतित किरण की विपरीत दिशा में। तो U क्या आएगा? यहाँ पे मेरे पास U की वैल्यू आ जाएगी माइनस। क्लियर? इसी तरह से अगर मेरे को V मापना है तो इस केंद्र बिंदु से इस दिशा में जाऊंगा, आपतित किरण भी इसी दिशा में है, मतलब V क्या आएगा? प्लस। क्लियर?
अब अगर R1 मापना है तो इस बिंदु से इस दिशा में जाएंगे R1 मापने के लिए, आपतित किरण भी इसी दिशा में है, मतलब R1 क्या आएगा प्लस, R2 मापना है तो इस बिंदु से इस दिशा में जाएंगे, आपतित किरण इस दिशा में है, मतलब R2 क्या आएगा माइनस। तो इन सबको रीअरेंज करने पर मेरे पास आता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n21 माइनस ऑफ 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर गाइस, ये मेरे पास आ जाएगा इस वाली इक्वेशन में। ठीक, अब यहाँ पे अपन एक एक्स्ट्रा वैल्यू पुट अप कर देते हैं। याद रखिए, जब भी वस्तु अनंत पर रखी हो तो हमेशा उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर प्राप्त होता है। जब भी वस्तु कहाँ पर रखी हो, अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर प्राप्त होता है। तो अपन एक इसमें स्पेशल केस देख लेते हैं। इफ u का मान इंफिनिटी हो, मतलब अगर वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब हमेशा मुख्य फोकस पर बनेगा, मतलब फोकस दूरी की दूरी के बराबर आएगी प्रतिबिंब की दूरी। तो ये कंडीशन इसमें रख देते हैं। तो v की जगह कितना 1/f माइनस u की जगह कितना 1/इंफिनिटी बराबर n21 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर, 1 अनंत होता है 0, तो सीधा आ जाएगा 1/f बराबर n21 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इस इक्वेशन को अपन कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, क्योंकि इससे अपन लेंस को डिजाइन करते हैं गाइस। और लेंस को कैसे डिजाइन किया जाता है इस इक्वेशन से, वो हम हमारे आगे वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके कि इसे लेंस मेकर फॉर्मूला क्यों कहते हैं। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसे अपन कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला या लेंस मेकर इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ 3 और इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, और इनको अब रफ कर देता हूँ, इनकी कोई आवश्यकता नहीं मुझे। ठीक, तो सुनिए, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 के LHS इक्वल होंगे, क्योंकि इनके RHS क्या दिख रहे हैं, इक्वल। तो अगर इनके RHS इक्वल है तो इनके LHS भी क्या आएंगे, इक्वल। तो हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 3 एंड 4, बाय इक्वेशन 3 एंड 4, चूंकि इनके RHS इक्वल दिख रहे हैं तो इनके LHS भी इक्वल आएंगे। तो हम लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर होता है 1/f, और इसे अपन लेंस इक्वेशन कहते हैं या लेंस फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 5 को हम लेंस सूत्र या लेंस समीकरण भी कहते हैं, और इससे अपन लेंस से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अपन ने दर्पण समीकरण निकाला था जो दर्पण के लिए वैलिड था, उसी प्रकार ये लेंस के लिए है वैलिड, और इससे अपन लेंस से संबंधित सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, और इसमें एक और चीज अपन देख लेते हैं जो कि है आवर्धन। ठीक है, जैसे अपन ने आवर्धन दर्पण के लिए डिस्कस किया था, वैसे ही आवर्धन इसमें भी होता है। आवर्धन होगा वो होता है वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई और अपन वस्तु की ऊंचाई, जिसे अपन लिखते हैं v/u, और इस पे भी अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज वाले सेशन में हमने बेसिकली डिस्कस किया एक तो अवतल सतह से अपवर्तन के बारे में, और उसके साथ ही किसी लेंस से जब अपन अपवर्तन को देखते हैं तो किस प्रकार की इक्वेशन मिलती है। इसमें इक्वेशन नंबर 4 जो है, जो कि लेंस मेकर फॉर्मूला है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे अपन लेंस को डिजाइन करते हैं, और उसके बाद इक्वेशन 5 जो है, जो कि लेंस सूत्र है, उससे अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अलग अलग वस्तु की सिचुएशन के लिए प्रतिबिंब की सिचुएशन ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे आगे हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले वाले लेक्चर में, जिसमें अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे। थैंक यू सो मच गाइस।